नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों की तरफ। प्रधानमंत्री अब से कुछ ही देर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का करेंगे उद्घाटन। 58 टीमों के 1000 से अधिक खिलाड़ी दिखाएंगे दम। जी राम जी पर सियासत के लिए शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस को लिया आड़े हाथों। कहा, मनरेगा में कांग्रेस ने किया बड़ा भ्रष्टाचार, अब मजदूरों को मिलेगा उनका हक। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज तमिलनाडु के दौरे पर तिरुचिरापल्ली में जनसभा को करेंगे संबोधित। बीजेपी राज्य कोर ग्रुप की बैठक में भी लेंगे भाग। वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को न्यूयॉर्क के डिटेंशन सेंटर में रखा गया। ट्रंप ने कहा, वेनेजुएला की कमान संभालेगा अमेरिका। सुरक्षा परिषद की बैठक सोमवार को। और ताइक्वांडो खिलाड़ी रूपा बायोर ने रचा इतिहास। सादा रैंकिंग में विश्व में छठा और एशिया में पहला स्थान हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला। और आइए अब जान लेते हैं सभी खबरों को विस्तार के साथ। प्रधानमंत्री अब से कुछ ही देर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 72वें राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन करेंगे। आज से 11 जनवरी तक आयोजित होने वाली इस प्रतियोगिता का आयोजन वाराणसी के डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में किया जाएगा। प्रतियोगिता में विभिन्न राज्यों के 58 जो टीमें हैं वो हिस्सा लेंगी, जिसमें 1000 से ज्यादा खिलाड़ी शिरकत करेंगे। उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उपस्थित रहेंगे। देखिए रिपोर्ट। वाराणसी में 72वीं राष्ट्रीय वॉलीबॉल चैंपियनशिप का आयोजन होने जा रहा है। 4 से 11 जनवरी तक आयोजित होने वाले इस टूर्नामेंट में भारत के विभिन्न राज्यों और संस्थानों का प्रतिनिधित्व करने वाली 58 टीमें हिस्सा ले रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रतियोगिता का उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन समारोह डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस उद्घाटन कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। लगभग 40 वर्ष बाद हो रही इस प्रतियोगिता में 1000 से अधिक खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। हमारे सांसद हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने जो काशी में खेलों का एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है, सिगरा स्टेडियम हो, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का गंजारी में स्टेडियम हो, यूपी कॉलेज में एक्स्ट्रो टब बिछाना हो हॉकी के लिए, लालपुर हो, तो इसके कारण हम लोग कराने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। सांस्कृतिक विरासत के साथ साथ खेल गतिविधियों के केंद्र के रूप में उभरता वाराणसी इस प्रतियोगिता के माध्यम से देश भर के खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों का स्वागत करने के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रतियोगिता में हिस्सा लेने जा रहे खिलाड़ी भी काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं और उन्हें भरोसा है कि काशी को इस प्रतियोगिता के होने का लाभ मिलेगा। हम यहाँ सीनियर नेशनल चैंपियनशिप में काशी में आए हैं और उम्मीद करते हैं कि हमारी टीम यहाँ से अच्छा परफॉर्म करके जीत के जाए। मैं आरजू पुनिया, वुमेन टीम की राजस्थान की प्लेयर। उम्मीद करती हूँ कि हम लोग बहुत अच्छा करेंगे, हम यहाँ से जीत के जाएंगे। मैं उत्तर प्रदेश की तरफ से प्रतिभाग करी हूँ और इस बार हमारा पूरा कोशिश रहेगा कि हम यहाँ फर्स्ट पोजीशन जीते। चाह रहे हैं कि हमारा अच्छा खेल का प्रदर्शन हो और हम किसी भी फर्स्ट सेकंड थर्ड कोई भी प्लेस या बेस्ट 4 में हम अपना पार्टिसिपेट करें अच्छे से। वाराणसी में राष्ट्रीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन शहर के खेल अवसंरचना को सुदृढ़ करने और युवाओं में खेलों के प्रति रुचि को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ये आयोजन न केवल एथलेटिक विकास को बढ़ावा देगा, बल्कि राष्ट्रीय स्तर के प्रमुख आयोजनों की मेजबानी करने वाले शहर के रूप में वाराणसी की पहचान को भी और मजबूत करेगा। सभी प्रदेशों के टीम ने इतनी मेहनत की है कि वो इस चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करने काशी पहुंच चुके हैं और वो उम्मीद करते हैं कि वो अपना बेहतर करेंगे, जिससे वो कोई न कोई पदक जीत सके। डॉक्टर हरकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज, संपूर्णानंद स्टेडियम, वाराणसी।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से तमिलनाडु के 2 दिन के दौरे पर रहेंगे, जहां वो कई राजनीतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेने वाले हैं। केंद्रीय गृह मंत्री सबसे पहले तिरुचिरापल्ली के पुदुकोट्टई में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नैनार नागेंद्रन के राज्यव्यापी राजनीतिक अभियान के समापन समारोह को संबोधित करेंगे। लिहाजा इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई। साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज तिरुचिरापल्ली में तमिलनाडु बीजेपी राज्य कोर ग्रुप की बैठक में भी शामिल होंगे। वहीं 5 जनवरी यानी सोमवार को श्रीरंगम में श्री रंगनाथ स्वामी दर्शन से पहले बीजेपी जिला इकाई द्वारा आयोजित मोदी पोंगल कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे। अंडमान निकोबार के दौरे पर रहे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 3 नए आपराधिक कानून वर्ष 2029 तक सत्र न्यायालय से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक समयबद्ध न्याय सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने शनिवार को श्री विजयपुरम में गृह मंत्रालय की संसदीय परामर्श समिति की बैठक की अध्यक्षता की और कहा कि इन कानूनों से जांच में तेजी आई है, साथ ही दोष सिद्धि दर बढ़ रही है। उन्होंने जानकारी दी कि गृह मंत्रालय ने 2019 से संसदीय परामर्श समिति की 12 बैठक की, जिनके सकारात्मक परिणाम सामने आए। 2021 में देश में एक भी मोबाइल फोरेंसिक लैब नहीं थी, जबकि आज इनकी संख्या 1000 से ज्यादा है। उन्होंने देश में फोरेंसिक लैब का नेटवर्क अगले 5 वर्ष में स्थापित करने के लिए 30,000 करोड़ रुपए का निवेश जो है उसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 2029 तक देश के प्रत्येक राज्य में एक फोरेंसिक विश्वविद्यालय या एक केंद्रीय फोरेंसिक प्रयोगशाला होगी। खबर आंध्र प्रदेश से, जहां के विमानन क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत हो रही है। विजयनगरम जिले में स्थित भोगापुरम ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आज अपनी पहली वाणिज्यिक उड़ान परीक्षण के लिए तैयार है। इस परीक्षण उड़ान के दौरान हवाई अड्डे की नेविगेशन प्रणाली, रनवे की मजबूती और समग्र परिचालन तैयारियों का आकलन किया जाएगा। खास बात यह कि 3.8 किलोमीटर लंबा रनवे, जो बड़े विमानों और लंबी दूरी की उड़ानों के लिए डिजाइन किया गया है, पहली बार उपयोग में लाया जाएगा। जेएमआर ग्रुप के सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के तहत 2200 एकड़ भूमि पर विकसित हो रहा ये हवाई अड्डा लगभग 4,592 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है। पहले चरण में ये सालाना 60 लाख यात्रियों को सेवा देगा, जिसे भविष्य में बढ़ाकर 1 करोड़ 80 लाख यात्रियों तक किया जाएगा। ये परियोजना राज्य के विकास और कनेक्टिविटी को नई उड़ान देने वाली साबित होगी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस के प्रस्तावित मनरेगा बचाओ संग्राम पर तीखा हमला बोला। कृषि मंत्री ने कहा कि ये मनरेगा बचाओ संग्राम नहीं, बल्कि जड़ तक भ्रष्टाचार में डूबी कांग्रेस पार्टी का भ्रष्टाचार बचाओ संग्राम है और उसे ग्राम और राम से परेशानी है। मनरेगा बचाओ संग्राम, ये मनरेगा बचाओ संग्राम नहीं है, ये भ्रष्टाचार बचाओ संग्राम है। कांग्रेस को ग्राम से परेशानी, कांग्रेस को काम से परेशानी, कांग्रेस को राम से परेशानी। और वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री ने पूर्ववर्ती मनरेगा की खामियों को उजागर करते हुए कहा कि एनडीए सरकार ग्राम के विकास के लिए कई गुना तक बजट बढ़ा चुकी है। उन्होंने कहा कि नई योजना में भ्रष्टाचार रोकने के प्रावधान के साथ 100 दिन की जगह 125 दिन तक की रोजगार की गारंटी दी गई। इसके साथ ही विलंब से मजदूरी भुगतान पर दंड का भी प्रावधान है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में 8,48,000 करोड़ रुपए से ज्यादा राशि दी गई। लगभग 2 लाख करोड़ यूपीए की सरकार के समय राशि आई। कैसे परमानेंट असेट क्रिएट हुए? अब कांग्रेस तो झूठ की दुकान है, भ्रम की फैक्ट्री है, अफवाहों का बाजार है। अब ये बात की जा रही कि मजदूरों को काम नहीं मिलेगा। मजदूरों के हितों को बहुत बेहतर ढंग से विकसित भारत जी राम जी योजना में संरक्षित किया गया है। 100 दिन के बजाय 125 दिन रोजगार की गारंटी, बेरोजगारी भत्ते के प्रावधान को मजबूत कर दिया। मांगने पर काम नहीं तो बेरोजगारी भत्ता पुख्ता। और पहले 4-4 महीने मजदूरी भी नहीं मिलती थी तो अलग से कोई राशि नहीं दी जाती थी। अब विलंबित मजदूरी के भुगतान पर दंड का प्रावधान, अतिरिक्त पैसा देना पड़ेगा। और अब बात मौसम से जुड़ी हुई। उत्तर पूर्व भारत में कड़ाके की सर्दी का दौर जारी है। शीतलहर और घने कोहरे से जनजीवन अस्त व्यस्त है। विजिबिलिटी कम होने से सड़क और रेल यातायात भी प्रभावित हो रहा है। दिल्ली से चलने वाली कई ट्रेनें देरी से चल रही हैं। अगले कुछ दिनों तक स्थिति में सुधार की संभावना नहीं है। देश के अधिकांश इलाकों में लोग सर्दी से बचने के लिए अलाव और रात में रैन बसेरे की शरण ले रहे हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश में 9 जनवरी तक के लिए घने कोहरे का रेड अलर्ट जारी किया। हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में शीतलहर और उत्तराखंड में पाला पड़ने का भी अनुमान है। वहीं बिहार के कुछ इलाकों में सोमवार तक कड़ाके की ठंड रहने का अनुमान है और इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी और
पूर्वी राजस्थान में अगले कुछ दिनों तक कुछ जगहों पर शीतलहर चलने की संभावना है। जम्मू कश्मीर में लंबे समय से सर्दी का खुश्क मौसम बना हुआ है और इसकी वजह से यहाँ ठंड में कमी आई। घाटी के बड़े हिस्सों में अभी लोगों को बर्फबारी का इंतजार है और उत्तराखंड में पहाड़ों की रानी मसूरी में ठंडी हवाएं चलने से कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग के अनुसार जनवरी के पहले सप्ताह में मौसम में बदलाव की संभावना है। बढ़ती ठंड और कोहरे का असर हवाई सेवाओं पर भी पड़ रहा है। कुछ फ्लाइट्स देरी से चल रही हैं तो कुछ के कैंसिल होने से यात्रियों को दिक्कतें आ रही हैं। ऐसे में अब इंडिगो और स्पाइसजेट दोनों एयरलाइंस ने मुसाफिरों के लिए एडवाइजरी जारी की। स्पाइसजेट ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट शेयर कर यात्रियों से अनुरोध किया कि वो स्पाइसजेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपने फ्लाइट का स्टेटस चेक करते रहें। इसके साथ ही इंडिगो ने भी सोशल मीडिया के जरिए कहा कि अगरतला, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, इंदौर, रांची, उदयपुर में कम विजिबिलिटी और कोहरे की वजह से फ्लाइट स्केड्यूल्स प्रभावित हो सकते हैं। लिहाजा उन्होंने वेबसाइट या ऐप के जरिए अपने फ्लाइट के स्टेटस के बारे में अपडेट रहने की अपील मुसाफिरों से की है। बात उत्तर प्रदेश की, जहां वाराणसी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भीषण शीतलहर में ठंड से ठिठुरते लोगों को टाउन हॉल में बने रैन बसेरे में राहत पहुंचाते हुए उन्हें कंबल और भोजन के पैकेट उपलब्ध करवाए। साथ ही छोटे बच्चों में चॉकलेट्स भी बांटी। उन्होंने लोगों से कहा कि ठंड में खुले आसमान के नीचे ना सोए, रैन बसेरे आप ही लोगों के लिए बनवाए गए हैं। इस भीषण शीतलहरी में काशी के अंदर जिला प्रशासन, नगर निगम आदि संस्थाओं के द्वारा जरूरतमंदों के लिए, गरीबों के लिए, यात्रियों के लिए रैन बसेरा की क्या व्यवस्था की गई है, उन्हें वस्त्र वितरण की क्या कार्रवाई की गई है, इसका भी निरीक्षण मैंने किया है। टाउन हॉल में भी यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी रैन बसेरे की व्यवस्था टेम्परेरी बनाई गई है, जिसमें प्रदेश और देश भर से आए हुए श्रद्धालु रुके। और वहीं संगम नगरी प्रयागराज में माघ मेले का आज दूसरा दिन। पौष पूर्णिमा के अवसर पर लाखों श्रद्धालुओं ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई, जिसके साथ ही 1 महीने तक चलने वाला कल्पवास जो है इसकी शुरुआत हो चुकी है। वहीं पौष पूर्णिमा की अगर बात की जाए तो महाशिवरात्रि तक चलने वाले इस आइए आपको दिल्ली चलते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में, जहां वो 72वें राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का कर रहे हैं उद्घाटन। बहुत जोरदार तालियों से हम माननीय प्रधानमंत्री जी का अपने बीच स्वागत, अभिनंदन और वंदन करते हैं। और स्वागत के ही क्रम में बड़े सम्मान के साथ मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करती हूँ कि वो कृपया मंच पर आए, माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें और हम सबको अपना आशीर्वाद दें, इन खिलाड़ियों को अपना आशीर्वाद दें। माननीय मुख्यमंत्री जी हम सबके बीच मंच पर आ रहे हैं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। नमः पार्वती पतिये हर हर। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, 72वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल प्रतियोगिता के आज के शुभारंभ कार्यक्रम के अवसर पर आपकी अपनी अविनाशी काशी में पधारे देश भर के वॉलीबॉल खिलाड़ियों, उनके कोचेज और उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता जनार्दन की ओर से मैं सबसे पहले हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं।
आज के इस उद्घाटन कार्यक्रम में समारोह में उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, प्रदेश सरकार में ही मंत्रिमंडल के सहयोगी श्री रविंद्र जायसवाल जी, दयाशंकर मिश्र दयालु जी, प्रदेश के खेल और युवा कल्याण विभाग के मंत्री श्री गिरीश चंद्र यादव जी, सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, इस आयोजन के प्रायोजक नगर निगम वाराणसी के महापौर श्री अशोक तिवारी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया श्री वीरेंद्र कुंवर जी, सचिव वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया सुनील तिवारी जी, रामानुजन चौधरी जी, उपस्थित देश भर से आए हुए सभी हमारे प्रतिभागीगण और काशी के सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो सानिध्य अभी कुछ देर में हमें प्राप्त होने वाला है, उनका हृदय से इस आयोजन के अवसर पर स्वागत करते हुए, अभिनंदन करते हुए उनका मैं आभार व्यक्त करता हूं। पिछले 11 साढ़े 11 वर्ष के अंदर पूरे देश ने भारत के समग्र विकास को अपनी आंखों से देखा है। एक नए बदलते हुए भारत को, जो भारत अपनी विरासत पर, आधुनिक विकास पर गौरव की अनुभूति तो कर ही रहा है, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जिस नए मॉडल को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन और दृढ़ इच्छा शक्ति से आज हर भारतवासी उसका लाभ ले रहा है और नए और विकसित भारत की जिस संकल्पना को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों को दिया है, उसको मूर्त रूप से आज वहां दर्शन कर रहा है। वेलफेयर की स्कीम के साथ समाज के अंतिम पायदान पर जुड़ा हुआ व्यक्ति भी आज शासन की योजनाओं से लाभ लेकर के गरीबी रेखा से उभर करके भारत के नागरिक के रूप में अपनी सेवाएं वर्तमान अभियान के साथ पूरी ऊर्जा के साथ दे रहा है। तो हर भारतवासी ने पिछले 11 साढ़े 11 वर्ष के अंदर एक नई खेल संस्कृति को देश के अंदर पनपते हुए देखा है। एक खेल संस्कृति जिसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में खेलो इंडिया खेलों के माध्यम से प्रत्येक भारतवासी के मन में खेल के प्रति एक सम्मान का भाव पैदा किया। उसके मन में खेल के प्रति भी कुछ स्थान हो और खेल अब केवल समय बर्बादी का नहीं बल्कि जीवन के सर्वांगीण विकास का और भारतीय मनीषा के उस भाव को जो प्राचीन काल से ही भारत का ऋषि, जिसके बारे में प्रत्येक भारतवासी से इस बारे में आग्रही बनाता रहा है कि जीवन में सफलता के लिए जो जीवन के विभिन्न अंग हैं, उनमें एक स्वस्थ शरीर से ही जीवन के सभी आयाम प्राप्त किए जा सकते हैं। आज खेल की इस नई संस्कृति ने खेलो इंडिया खेलों के माध्यम से, फिट इंडिया मूवमेंट के माध्यम से
सांसद खेलकूद प्रतियोगिता के माध्यम से और साई के माध्यम से हर जनपद के अंदर बनने वाले खेल के उन इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से आज पूरा देश एक नई खेल संस्कृति का अनुभव कर रहा है। सांसद खेलकूद प्रतियोगिता को ही उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने विधायक खेलकूद प्रतियोगिता और ग्रामीण खेलकूद के विभिन्न लीग प्रतियोगिताओं के माध्यम से भी आगे बढ़ाने का कार्य किया है। आज गांव से लेकर के शहर तक, ग्रामीण स्तर से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक की प्रतियोगिताएं अब एक आम नागरिक के लिए देखते हुए बन रही हैं और उसी क्रम में 43 वर्षों के बाद यह सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप उत्तर प्रदेश के अंदर वाराणसी नगर निगम के द्वारा इसका प्रायोजक बनकर के इसे आयोजित किया जा रहा है। इस पूरे आयोजन के पीछे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा, उनका मार्गदर्शन और उनके नेतृत्व में प्रदेश में, देश के अंदर खेल का जो आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित हुआ है, यह संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में जो कुछ भी आपको यह अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, यह आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस विजन का परिणाम है। स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत ये सभी सुविधाएं यहां पर विकसित हुई हैं और अभी आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार और साई के बीच एक एमओयू भी यहां पे संपन्न हुआ है, जिसके अंतर्गत बहुत सारी प्रतियोगिताएं ऐसी होंगी जो साई के सानिध्य में, उनके कोचेज के मार्गदर्शन में यहाँ के खिलाड़ियों को उचित प्रशिक्षण देने के लिए इसको एक नया प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाने के लिए यहाँ पर उपलब्ध हुआ है। उत्तर प्रदेश के अंदर भी पिछले 8-8.5 वर्ष के अंदर इन खेलकूद की प्रतियोगिताओं को आगे बढ़ाने के लिए हर गांव में खेल का मैदान हो, हर जनपद में स्टेडियम हो, हर विकास खंड स्तर पर एक मिनी स्टेडियम का निर्माण हो, ग्राम पंचायत से होने वाले कार्यों और नगर निकायों से होने वाले कार्यों की प्राथमिकता में ओपन जिम का निर्माण हो और हर स्तर पर खेल कूद की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रयास प्रारंभ हुए हैं। आज उसी का परिणाम है कि देश स्तर पर ओलंपिक में, कॉमनवेल्थ गेम्स में और इंटरनेशनल वर्ल्ड चैंपियनशिप की प्रतियोगिताओं में आज हमारा खिलाड़ी बड़ी संख्या में प्रतिभाग कर रहा है और प्रतिभाग करने के साथ ही आज वह देश के लिए पहले की तुलना में कई गुना ज्यादा मेडल भी प्राप्त कर रहा है। आज के इस अवसर पर जब देश भर की 58 टीमें, जिनमें 30 पुरुष टीम और 28 महिला टीमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी की कर्म साधना की इस पावन धरा अविनाशी काशी में पधारे हैं, मैं इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन हम सबको प्राप्त होने वाला है। मैं इसके लिए एक बार फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का इस आयोजन के को अपना आशीर्वाद प्रदान करने के लिए हृदय से आभार व्यक्त करते हुए उनका अभिनंदन करता हूं। देश भर से आए हुए सभी खिलाड़ियों का भी मैं इस अवसर पर, उनके साथ जो भी कोचेज हैं, अन्य अधिकारी हैं, उनका भी मैं हृदय से स्वागत करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और अब मैं बड़े ही आदर और सम्मान के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करती हूं कि यहाँ पर उपस्थित इन खिलाड़ियों को, हम सबको अपना आशीर्वाद दें, हमारा मार्ग प्रशस्त करें, हमारा मार्गदर्शन करें। माननीय प्रधानमंत्री जी। हर हर महादेव। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री
योगी आदित्यनाथ जी, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी, यूपी सरकार में मंत्री भाई रविंद्र जायसवाल, दयाशंकर जी, गिरीश यादव जी, बनारस के मेयर भाई अशोक तिवारी जी, अन्य जनप्रतिनिधिगण, वॉलीबॉल एसोसिएशन के सभी पदाधिकारी, देश भर से आए सभी खिलाड़ी, काशी के मेरे परिवारजनों, नमस्कार। आज काशी के सांसद के नाते आप सभी खिलाड़ियों का स्वागत और अभिनंदन करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। आज से काशी में नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप का शुभारंभ हो रहा है। आप सभी खिलाड़ी बहुत कड़ी मेहनत के बाद इस नेशनल टूर्नामेंट तक पहुंचे हैं। आपने जो मेहनत की है, आने वाले दिनों में काशी के मैदान पर उसकी परीक्षा होगी। वैसे मुझे बताया गया है कि देश के 28 राज्यों की टीमें यहां जुटी है, यानी आप सब एक भारत श्रेष्ठ भारत की बहुत सुंदर तस्वीर भी प्रस्तुत कर रहे हैं। मैं चैंपियनशिप में हिस्सा ले रहे सभी खिलाड़ियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, हमारे यहां बनारसी में कहा जाता है, बनारस के जानल चाहत होव तब बनारस आवे के पड़ी। तो आप लोग बनारस आ गए हैं और अब बनारस को जान भी जाएंगे। हमारा बनारस खेल प्रेमियों का शहर है। कुश्ती, कुश्ती के अखाड़े, मुक्केबाजी, नौका दौड़, कबड्डी, ऐसे कई खेल यहां बहुत मशहूर है। बनारस ने कई खेलों के नेशनल खिलाड़ी भी दिए हैं। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, यूपी कॉलेज, काशी विद्यापीठ जैसे शिक्षा संस्थानों के खिलाड़ी राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर छाए रहे हैं। और काशी तो हजारों वर्षों से उन सब का सत्कार करती आई है जो ज्ञान और कला की साधना के लिए यहां जाते हैं। और इसलिए मुझे विश्वास है, नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप के दौरान बनारस का जोश हाई हो रहेगा। आप सभी खिलाड़ियों को उत्साह बढ़ाने वाले दर्शक भी मिलेंगे और काशी की आतिथ्य परंपरा को जीने का अवसर भी मिलेगा। साथियों, वॉलीबॉल एक साधारण स्पोर्ट नहीं है। नेट के इस पार और उस पार दोनों तरफ यह संतुलन का खेल है, यह सहयोग का खेल है और इस खेल में संकल्प शक्ति भी दिखती है। यानी बॉल को हर कीमत पर ऊपर ही उठाना है। वॉलीबॉल हमें टीम स्पिरिट से जोड़ती है। वॉलीबॉल के हर खिलाड़ी का मंत्र होता है टीम फर्स्ट। हर कोई भले ही अलग अलग स्किल्स का हो, लेकिन सभी प्लेयर्स
अपनी टीम की जीत के लिए खेलते हैं। और मैं तो भारत की डेवलपमेंट स्टोरी और वॉलीबॉल में भी बहुत सी बातें कॉमन देखता हूं। वॉलीबॉल हमें सिखाती है कि कोई भी जीत अकेले नहीं होती। हमारी जीत हमारे कोऑर्डिनेशन, हमारे विश्वास और हमारी टीम की तत्परता पर निर्भर होती है। हर किसी की अपनी भूमिका है, अपनी जिम्मेदारी है और हम तभी सफल होते हैं जब हर कोई अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाता है, गंभीरता से निभाता है। हमारा देश भी इसी तरह आगे बढ़ रहा है। स्वच्छता से डिजिटल पेमेंट तक और एक पेड़ मां के नाम से लेकर विकसित भारत के अभियान तक हम इसलिए प्रगति कर रहे हैं क्योंकि देश का हर एक जन, हर एक वर्ग, हर प्रांत एक सामूहिक चेतना से, इंडिया फर्स्ट की भावना से देश के लिए काम कर रहा है। साथियों, आजकल दुनिया में भारत की ग्रोथ की, हमारी इकोनॉमी की भूरी भूरी प्रशंसा हो रही है। लेकिन जब देश विकास करता है तो ये प्रगति सिर्फ आर्थिक मोर्चे तक सीमित नहीं रहती। ये आत्मविश्वास खेल के मैदान पर भी दिखता है। यही हम बीते कुछ सालों में हर स्पोर्ट्स में देख रहे हैं। साल 2014 के बाद से अलग अलग खेलों में भारत का प्रदर्शन लगातार बेहतर हुआ है। हमें बहुत गर्व होता है जब जैन जी को खेल के मैदान पर तिरंगा फहराते देखते हैं। साथियों, एक समय था जब खेलों को लेकर सरकार और समाज दोनों में ही उदासीनता का भाव था। इस वजह से खिलाड़ियों में भी अपने भविष्य को लेकर आशंकाएं रहती थी। बहुत कम युवा स्पोर्ट्स को करियर की तरह अपनाते थे। लेकिन बीते दशक में स्पोर्ट्स को लेकर सरकार और समाज दोनों की ही सोच में बदलाव दिख रहा है। सरकार ने स्पोर्ट्स का बजट काफी ज्यादा बढ़ा दिया है। आज भारत का खेल मॉडल एथलीट सेंट्रिक हो गया है। टैलेंट की पहचान, साइंटिफिक ट्रेनिंग, उनके न्यूट्रिशन का ध्यान और पारदर्शी चयन अब हर स्तर पर खिलाड़ियों के हितों को सर्वोपरि रखा जाता है। साथियों, आज देश रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार है। देश का हर सेक्टर, हर डेवलपमेंट डेस्टिनेशन इस रिफॉर्म एक्सप्रेस से जुड़ रहा है और स्पोर्ट्स का डेस्टिनेशन भी इसमें से एक है। स्पोर्ट्स सेक्टर में भी सरकार ने बड़े रिफॉर्म्स किए हैं। नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट और खेलो भारत नीति 2025, इस प्रकार के प्रावधानों से सही टैलेंट को अवसर मिलेगा। खेल संगठनों में ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। देश के युवाओं को स्पोर्ट्स और एजुकेशन दोनों ही क्षेत्रों में एक साथ आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा।
साथियों, आज टॉप्स जैसे इनिशिएटिव से भारत में स्पोर्ट्स इकोसिस्टम ट्रांसफॉर्म हो रहा है। एक तरफ हम अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और फंडिंग मैकेनिज्म तैयार कर रहे हैं और इसके साथ ही नौजवानों को शानदार एक्सपोजर देने के लिए भी काम कर रहे हैं। आपने गौर किया होगा, बीते दशक में कई शहरों में फीफा अंडर 17 विश्व कप, हॉकी विश्व कप, चेस से जुड़े बड़े इवेंट्स, ऐसे 20 से अधिक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित किए हैं। 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स भी भारत में ही होने जा रहे हैं। भारत पूरी मजबूती से 2036 ओलंपिक की मेजबानी के लिए भी तैयारी कर रहा है। इसके पीछे प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ियों को ज्यादा से ज्यादा खेलने के मौके मिले। साथियों, हम स्कूल स्तर पर भी खिलाड़ियों को ओलंपिक स्पोर्ट्स का एक्सपोजर देने में जुटे हैं। खेलो इंडिया अभियान की वजह से सैकड़ों युवाओं को नेशनल स्तर पर आगे आने का मौका मिला है। अभी कुछ दिन पहले ही सांसद खेल महोत्सव का भी समापन हुआ है। इसमें भी करीब करीब 1 करोड़ युवाओं ने अपनी प्रतिभा दिखाई है। मैं काशी का सांसद हूं और इसलिए आपको ये भी गर्व से बताऊंगा कि सांसद खेल महोत्सव के दौरान मेरी काशी के भी करीब 3 लाख युवाओं ने मैदान पर अपना दमखम दिखाया है। साथियों, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर जो बदलाव आया है, उसका लाभ काशी को भी मिल रहा है। काशी में आधुनिक खेल सुविधाएं बन रही हैं, अलग अलग खेलों से जुड़े स्टेडियम बन रहे हैं, नए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आसपास के जिलों के खिलाड़ियों को भी ट्रेनिंग का मौका मिल रहा है। आप आज जिस सीघरा स्टेडियम में खड़े हैं, ये भी अनेक आधुनिक सुविधाओं से लैस हो गया है। साथियों, मुझे खुशी है कि काशी बड़े इवेंट्स के लिए तैयार हो रही है। वॉलीबॉल के नेशनल कंपटीशन के लिए देश के स्पोर्टिंग मैप में जगह बनाना भी काशी के लिए बहुत अहम है। और इस स्पोर्ट्स इवेंट से पहले भी काशी में ऐसे कई आयोजन हुए हैं, जिससे यहां के लोगों को, यहां की लोकल इकोनॉमी को परफॉर्म करने के बड़े अवसर मिले हैं। जैसे बनारस में G20 की महत्वपूर्ण मीटिंग्स हुई, काशी तमिल संगमम और काशी तेलुगु संगमम जैसे सांस्कृतिक उत्सव हुए हैं, प्रवासी भारतीय लोगों का सम्मेलन हुआ है और काशी शंघाई सहयोग संगठन की सामूहिक राजधानी भी बनी है, सांस्कृतिक राजधानी के रूप में। आज इन उपलब्धियों में ये चैंपियनशिप भी एक रत्न के रूप में जुड़ रही है। इस सारे आयोजनों से काशी बड़े मंचों पर ऐसे इवेंट्स के बड़े डेस्टिनेशन के रूप में उभर रही है। साथियों, बनारस में इस समय अच्छी ठंड पड़ती है और इस मौसम में एक से बढ़कर एक खाने की चीजें भी मिलती है। समय मिले तो मलइयों का भी आनंद उठाइएगा। बाबा विश्वनाथ का दर्शन, गंगा जी में बोटिंग, ये अनुभव भी अपने साथ जरूर लेकर जाइएगा।
बाकी इस टूर्नामेंट में अच्छे से खेलिए। काशी की धरती से आपका हर स्पाइक, हर ब्लॉक और हर पॉइंट भारत की स्पोर्ट्स एस्पिरेशंस को और बुलंदी दे। इसी अपेक्षा के साथ आप सभी को फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। वंदे मातरम। तो आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री को, जिन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 72वें राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन किया। और इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कई बातें जो हैं उन्होंने उस मंच से साझा की। उन्होंने कहा किस तरह जो खेल हैं वो प्रतिबिंब करते हैं जब भारत को हम आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात करते हैं। आइए सीधे रुक करते हैं प्रधानमंत्री की उन तमाम बड़ी बातों का जो उन्होंने इस संबोधन में कही। उन्होंने कहा कि चैंपियनशिप में हिस्सा लेने वाले सभी खिलाड़ियों को मेरी शुभकामनाएं। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि हमारा बनारस खेल प्रेमियों का शहर है, यहाँ पर तमाम खेल प्रेमी रहते हैं। वॉलीबॉल साधारण खेल नहीं है, ये संतुलन और सहयोग का एक अहम खेल है और ये आयोजन वाराणसी को और सुदृढ़ बनाएगा। साथ ही वॉलीबॉल में जब हम देखते हैं कि कैसे ये खेल टीम स्पिरिट को एक साथ जोड़कर रखता है। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री का वर्चुअल संबोधन था, जहां उन्होंने कहा कि देश का हर नागरिक इंडिया फर्स्ट की भावना से काम कर रहा है और राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का ये शुभारंभ इसी बात की तस्दीक करता है। खेल के मैदान पर जेन-ज़ी द्वारा तिरंगा लहराता हुआ देखकर गर्व होता है, ये गौरव का पल होता है हर भारतीय के लिए। सरकार ने खेलों के बजट को काफ़ी बढ़ाया है, खेलोगे तो खिलोगे। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि काशी में आधुनिक खेल सुविधाएं बन रही हैं। उन्होंने कहा कि काशी में कई ऐसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम हुए हैं जो खेलों से जुड़े हुए हैं, जहां से बड़े बड़े खिलाड़ी जो हैं अपनी खेल की प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए नजर आते हैं। और आइए रुक करते हैं अन्य खबरों का हमारे समाचार में और बात करते हैं वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की, जहां उन्हें और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को न्यूयॉर्क लाया गया। मैनहट्टन लाए जाने के बाद उन्हें ब्रुकलिन के मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर में रखा गया है। मैनहट्टन की संघीय अदालत में उन पर ड्रग्स और हथियारों से जुड़े आरोपों पर सुनवाई होनी है। सेंटर के बाहर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होते गए और इनमें से कई लोग खुशी जताते हुए और वेनेजुएला के झंडे लहराते हुए नजर आए। मौके पर भारी पुलिस बल भी मौजूद था। वक्त छोटे से ब्रेक का है, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। ओ हरी भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा मुखिया जी। अरे मुखिया जी नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूँ। अब मैं LIC एजेंट हूँ। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। बढ़ते हैं आगे। अमेरिकी हस्तक्षेप के बाद वेनेजुएला में अफरा तफरी का माहौल है। साथ ही देश के राष्ट्रपति को अमेरिकी सेना के द्वारा हिरासत में ले लिया गया। ऐसे में वेनेजुएला के सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश जारी करते हुए ये कहा कि मौजूदा उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज देश के कार्यवाहक राष्ट्रपति का पदभार संभालें, ताकि प्रशासनिक निरंतरता और राष्ट्र की समग्र रक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। वैसे डेल्सी रोड्रिगेज की बात की जाए तो वो राजनीति में आने से पहले वेनेजुएला की सेंट्रल यूनिवर्सिटी से स्नातक कर एक वकील बनी। पिछले एक दशक में डेल्सी राजनीतिक क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ी और वेनेजुएला की एक ताकतवर महिला के रूप में सामने आई। डेल्सी का जन्म जो है वो काराकस की ही रहने वाली मानी जाती है। फिलहाल प्राप्त जानकारी के अनुसार ट्रंप प्रशासन डेल्सी के साथ काम करने के लिए तैयार है।
दिल्ली कैंट में चल रहे एनसीसी के गणतंत्र दिवस शिविर का सोमवार को उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन उद्घाटन करेंगे। इस शिविर का समापन आगामी 28 जनवरी को प्रधानमंत्री रैली के साथ होगा। इस शिविर में देश भर से करीब 2500 कैडेट्स हिस्सा ले रहे हैं। इस कैंप का जो औपचारिक रूप से जो आरंभ है वो माननीय उपराष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, जो कि 5 तारीख को होगा, और उसका जो फाइनल कल्मिनेशन होता है, जो समापन होता है, वो प्राइम मिनिस्टर रैली के साथ होता है। इस बार प्राइम मिनिस्टर रैली 28 जनवरी को होगी। और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान इस वक्त कुछ कह रहे हैं, आइए इसे सुनते हैं। चाहते हैं, लेकिन एनएससी की अपनी उपयोगिता है। किसान को सस्ते और गुणवत्ता युक्त बीज चाहिए और कीमतों को नियंत्रित करने में एनएससी का बहुत रोल है। हम लाभ कमाने के लिए नहीं, लेकिन इसके बाद भी आप देखो लाभ कमा रहे हैं। इसका मतलब रीजनेबल रेट पे प्राइवेट कंपनियां भी देख के लाभ कमा सकती है। सरकारी सेक्टर में लाभ कमाना ये साधारण नहीं, असाधारण घटना है। तो कई बार तो ऐसे सुझाव आए कि ये बंद कर करा दो, घाट क्या सफेद हाथी है, लेकिन वो परिणाम दे रहे हैं। इसका मतलब रीजनेबल प्राइजेज पर भी मुनाफा कमाया जा सकता है। तो प्राइवेट कंपनी को भी आपने राह दिखाई है। एक मुझे लगता है कि एनएससी के साथ राज्य के बीज विकास निगम की एक बैठक हम लोग करें, मैं खुद रहूंगा उसमें। ये कहने से काम नहीं चलेगा कि राज्य के बीज विकास निगम तो बहुत कमजोर है या काम नहीं कर रहे कुछ राज्यों के। उनको मजबूत बनाना हमारा धर्म है। तो एक बार आप आकलन कीजिए कमियां क्या क्या है, कहाँ के अच्छे कर रहे हैं, कहाँ का कम कर रहे हैं, और एक प्लेटफॉर्म बनाए। एनएससी प्लस स्टेट के जो सीट कारपोरेशन है उनकी एक टीम बने, हम उनको एजुकेट करें, उनको राह दिखाएं। उनमें से अगर किसी ने बहुत अच्छा किया तो एक दूसरे से भी सीख सकते हैं। लेकिन राज्यों के बीज विकास निगम को भी ठीक करना बहुत बहुत बड़ी जरूरत है, क्योंकि अकेले हम यहाँ से बीज पुरा नहीं सकते। बीज राज्यों में भी तैयार होना चाहिए, अच्छा गाइडेंस हमारा रहे। किसान अच्छे बीज चाहता, हर हालत में चाहता है। सीड एक्ट की हम तैयारी कर रहे हैं। जनता के काफी सुझाव आए किसानों के, उनको जल्दी वर्कआउट करें और हमारी कोशिश हो कि संसद के अगले सत्र में हम सीड एक्ट लेके आ पाए। उसके पहले एक हेल्दी डिस्कशन होना चाहिए सारे हितधारकों के साथ, स्टेक होल्डर से बात हो जाए और जनता तक, किसानों तक ठीक बात पहुंचनी चाहिए। उनसे भी चर्चा, बातचीत, कंसल्टेशन। हम जो कर रहे हैं वो देश के हित में, किसानों के हित में कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग अभी से शुरू हो गए सीड एक्ट का विरोध, सीड एक्ट का विरोध। अब हम ला रहे हैं किसानों के लिए, देश के लिए, जनता के लिए। इसलिए व्यापक पैमाने पर हम एजुकेट करें, व्यापक पैमाने पर सुझाव लें, सलाह लें, और उसमें से जो देश के लिए हितकारी और मेरे किसान के लिए हितकारी है, उस एक्ट को, उसके प्रारूप को हम कैबिनेट में ले जाएं और फिर हमको संसद में लाना पड़ेगा। तो उसके लिए भी एक बिल्कुल समर्पित टीम लगातार काम करे। नहीं तो सरकार की कई योजना ऐसी है कि सोचते आ जाए 9 दिन चले 2.5 कोस पहुंचे। समय तेजी से जा रहा, तो ऐसा नहीं कि अब इस बार नहीं अगली बार। इसका मतलब यह भी नहीं कि हड़बड़ में ले आओ कुछ भी। लेकिन वो सीड एक्ट किसान के लिए हितकारी होगा, हमारी खेती के लिए उपयोगी होगा। आज मैं एक बार फिर अपने सभी वैज्ञानिकों को, देखो मैं जो कहता हूं साफ दिल से कहता हूं, मन में जो भाव है अपने देश के लिए, अपने किसानों के लिए, क्योंकि मैं अंतरात्मा से ये मानता हूं कि किसानों की सेवा ही भगवान की पूजा है।
तो उस संबंध में जो भाव मन में आते हैं मैं भाव को प्रकट कर देता हूं और प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में फिर वैसी उसी दिशा में हम तेजी से काम करने की कोशिश करें। मैं एक बार फिर हमारे वैज्ञानिकों की प्रतिभा को प्रणाम करता हूं। एनवायरमेंट और बेटर कैसे हो कि वो अपना सर्वश्रेष्ठ दे सकें, लेकिन आज की उपलब्धि के लिए फिर बधाइयां। और नेशनल सीड कॉर्पोरेशन को भी मैं बहुत बहुत बधाइयां देता हूं, काफी बेहतर काम को उन्हें अंजाम दिया है और संबंधित सभी मित्रों का अभिनंदन करते हुए, क्योंकि हम काम करते हैं तो अपने देश के लिए करते हैं, अपने देश के लिए। और अपना देश केवल अपने लिए नहीं, दुनिया के लिए भी है। विश्व बंधु हैं हम, तो विश्व का कल्याण भी हमारे केंद्र में रहता है। तो देश के और दुनिया के कल्याण के कामों के लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद, नमस्कार। तो आप सुन रहे थे केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को, जहां उन्होंने जो 25 तमाम जो फसलें हैं जिनकी 125 जो 184 वैरायटीज़ हैं उसके उद्घाटन पर वो बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि किस तरह से जो किसान हैं उसके उत्पाद की उन्हें उचित कीमत मिल रही है। सीड एक्ट पर भी उन्होंने कहा कि व्यापक सुझाव लिए जाएं और किसानों की जिस तरह से सेवा है वो ईश्वर की सेवा स्वरूप है और जब राष्ट्र का अन्नदाता मुस्कुराता है तो आपकी थाली में जो आपका खाना है वो भी आप तक मुस्कुराहट के साथ पहुँचता है। बढ़ते आगे, राष्ट्रीय कैडेट कोर के गणतंत्र दिवस शिविर में राजस्थान निदेशालय के कैडेट्स की अद्भुत प्रस्तुति हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। जहाँ राजस्थान के 3 दुर्लभ लोक वाद्य यंत्र भपंग, खड़ताल और मोरचंग पर कैडेट मोती खान, राजू खान और जफर खान संगीत की एक से एक बढ़कर धुनें निकाल रहे हैं। किस तरह बन रहे हैं ये आकर्षण का केंद्र, बता रहे हैं डीडी न्यूज़ के वरिष्ठ संवाददाता गिरीश निशाना। राजस्थान से कुछ कैडेट अपने अद्भुत यंत्र लेकर आए हैं। मोती खान, क्या लेकर आए हैं? सर बपंग एंड ढोलक। किस तरह से बजाते हैं इसको आप? इसके साथ सर इंस्ट्रूमेंट साथ साथ प्ले करते हैं और इसे जुगलबंदी के साथ हम प्ले करते हैं सर। आप क्या लेकर आए हैं? मैं करताल लाया हूँ। करताल और मोरचंग और बभंग की जुगलबंदी होगी और साथ में हम सिंगिंग भी करेंगे। जाफर, आप बताइए कैसा लग रहा है दिल्ली पहुंचकर यहाँ? जैन सर, बहुत अच्छा लगा सर, बहुत खुशी हुई यहाँ आरडीसी में आके सर। ए पधारो भाले देश रे पिया प्यारिया बाल में आवो सा, पधारो भाले देश मेरे पिया प्यारी राजस्थान के ये कैडेट आए हैं, इसी तरह की अद्भुत प्रतिभा आपको रिपब्लिक डे कैंप 2026 में यहाँ एनसीसी के कैंप में देखने को मिल सकती है। कैमरामैन आनंद कश्यप के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। आज पूरी दुनिया विश्व ब्रेल दिवस मना रही है। ये दिन उन लाखों दृष्टिबाधित लोगों को समर्पित है जिनके लिए ब्रेल लिपि शिक्षा, आत्मनिर्भरता और सम्मान का माध्यम है। ब्रेल सिर्फ पढ़ने लिखने का तरीका नहीं बल्कि एक नई दुनिया से जुड़ने का जरिया है। देखिए मनीषा शर्मा की ये खास रिपोर्ट। लुई ब्रेल ने ब्रेल बना के बहुत ज़्यादा योगदान दिया, एक बहुत बड़ा योगदान दिया है क्योंकि जब टेक्नोलॉजी थी ही नहीं, हम टेक्नोलॉजी के बारे में सोचते भी नहीं थे, उस टाइम पे उन्होंने ब्रेल का आविष्कार किया और इससे जो विजुअली इम्पेयर्ड लोग थे उन्हें पढ़ने लिखने में सुविधा हुई।
मेरी सारी पढ़ाई में मतलब जितना भी वर्क है सब मैं ब्रेल में करती हूँ। और रीडिंग तो मतलब मुझे ब्रेल बुक्स रीड करने का बहुत ज़्यादा शौक है, तो मुझे बुक्स भी रीड करना बहुत पसंद है। सरकार को भी यह ज्ञात होने लगा है कि एक दृष्टिहीन बच्चा भी पढ़ सकता है, और इस चीज़ को देखते हुए सरकार ने बहुत सारे कार्यक्रम आयोजन किए, जैसे विद्यालय में स्पेशल बच्चों के लिए ब्रेल बुक प्रोवाइड करवाना, ब्रेल, स्टाइलर, शीट, स्टिक जिसे हम केन भी कहते हैं, ये सभी चीज़ें अब धीरे धीरे वो प्रोवाइड करवा रही है। हमारे यहाँ जो विकलांगता के लिए जो कानून है वो बहुत ही बढ़िया है। पूरे विश्व में जो यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन के हिसाब से है, राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, और समय समय पे अलग अलग पॉलिसीज़ भी आती रही हैं। और जॉब्स में रिजर्वेशन, एजुकेशन में रिजर्वेशन, ये ठीक तरीके से इम्प्लीमेंट हो रहा है। और गवर्नमेंट बहुत सारे NGOs के साथ मिल के कई सारे काम भी कर रही है। बहुत सारे गवर्नमेंट के स्कूल्स और ट्रेनिंग सेंटर्स भी तो हैं ही हैं। और ओवरऑल एक माहौल बनाने की भी रिसेंट टाइम्स में कोशिश देखी गई है। विश्व ब्रेल दिवस हमें यह याद दिलाता है कि ब्रेल सिर्फ एक लिपि नहीं, यह भाषा है, यह सम्मान है और दृष्टिबाधित लोगों के लिए उनकी दुनिया का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। मैं मनीषा शर्मा, मेरी सहयोगी दीपाली और कैमरा पर्सन सनी कालरा के साथ DD न्यूज़ दिल्ली से। वहीं बेंगलुरु ओपन टेनिस प्रतियोगिता के 10वें संस्करण की शुरुआत होने जा रही है। भुज से आने वाले भारत के नंबर 2 टेनिस खिलाड़ी आर्यन शाह साल के पहले बड़े टूर्नामेंट बेंगलुरु ओपन में भाग लेने के लिए काफ़ी उत्साहित हैं। आर्यन शाह से खास बात की हमारी सहयोगी सुचित्रा ने। आइए आपको ये दिखाते हैं और इसी के साथ दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार आर्यन, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत शुक्रिया DD न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए। बेंगलुरु ओपन के साथ आप नए साल की शुरुआत करने जा रहे हैं, तो क्या आपकी उम्मीदें हैं बेंगलुरु ओपन से और इस नए साल से? साल का पहला टूर्नामेंट है तो एक्सपेक्टेशन तो किसी भी प्लेयर को होंगी, बट ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ टूर्नामेंट खेलने आया हूँ। मेरे को एक्सपेक्टेशन है कि मैं अच्छा परफॉर्म करूँ, उससे भी अच्छा है कि मैं अच्छा टेनिस खेलूँ और जो रिजल्ट मैं एक्सपेक्ट करता हूँ मेरा अचीव हो। और हाई एक्सपेक्टेशंस है क्योंकि इंडिया का सबसे बड़ा टूर्नामेंट है, तो एक्साइटेड फॉर इट। नंबर 2 तक के अपने इस सफ़र को आप कैसे देखते हैं? टेनिस के साथ आपका जुड़ना कैसे हुआ और ये जो सफ़र है कितना मुश्किल रहा है ये आपके लिए? एक्चुअली मैं अहमदाबाद से नहीं हूँ, मैं एक्चुअली भुज से हूँ, कच्छ में आता है जी। और फिर मैं 10-11 साल में उम्र में अहमदाबाद शिफ्ट हो गया टेनिस के लिए, क्योंकि मैंने अपने पेरेंट्स से बात किया कि मेरे को इसमें आगे बढ़ना है। तो तब से मेरी जर्नी, क्योंकि मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव रहे, तो पूरा अपना बेस शिफ्ट करके हम अहमदाबाद गए और तब से अभी तक का सफ़र बहुत कठिन रहा है, लंबा रहा है, बहुत उतार चढ़ाव रहे हैं। और जूनियर करियर भी मेरा बहुत अच्छा रहा क्योंकि मैं वर्ल्ड में 39 था और इंडिया में भी जूनियर में नंबर 1 था, तो उसका सफ़र बहुत कठिन रहा था। बट बहुत सारी नए एक्सपीरियंस करने मिले इस लंबे सफ़र में, क्योंकि 4 ग्रैंड स्लैम खेलना है एक साल में, बहुत सारे इंडियंस नहीं कर पाए। और इसका सबसे बड़ा क्रेडिट मेरे मम्मी पापा को ही जाता है, स्पेशली मम्मी, क्योंकि वो एक बिहाइंड द सीन्स पर्सन जो हमेशा मिस कर देते, क्योंकि लाइट में हमेशा प्लेयर और कोच रहते हैं। तो बड़ा क्रेडिट मेरी मम्मी का नाम है नंदिता शाह और पापा का नाम प्रशांत शाह, तो हमेशा वो बिहाइंड द सीन में छूट जाते थे, उनको बड़ा क्रेडिट। और हाँ, अभी इंडिया नंबर 2 हूँ और इसमें खुश नहीं है, सेटिस्फाइड है पर खुश नहीं है। इसमें अभी मेरे को नंबर 1 का पद दिख रहा है ऑलरेडी और ज़्यादा दूर नहीं हूँ। किस टेनिस खिलाड़ी को अपना आदर्श मानते थे और अब अगर बात करें तो किसके आप स्टाइल को फॉलो करते हैं, किसकी जो अचीवमेंट्स हैं वो आपको प्रेरणा देती हैं? मैम, मेरा बचपन से ही तो इन अ वे 3 आइडल्स रहे हैं। मेन सर्किट में एक तो रॉजर फेडरर, क्योंकि जिस तरह से वो खेलते हैं हमेशा आंखों को प्लेजेंट लगता है, ना ज़्यादा एफर्ट देते ऐसा लगता है, ऑफकोर्स एफर्ट डालते हैं बट इट्स वेरी प्लीजिंग टू द आईज। और पीट सैम्प्रास एज वेल, क्योंकि उनका जो ऑरा था, उनका जो गेम स्टाइल था वो मेरे को बहुत अच्छा लगता था।
पर ऑन द वुमेन साइड एज वेल मेरे को सेरेना विलियम्स बहुत इंस्पायर करती है, क्योंकि जो उनका एटीट्यूड है, अभी भी उनकी आप क्लिप देखेंगे तो रिटायर हो चुकी है पर तो भी बहुत फिट है। तो ये 3 खिलाड़ी मेरे को बहुत इंस्पायर करते हैं आज। आने वाले टूर्नामेंट्स के लिए और नए साल के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। यही उम्मीद है कि नंबर 1 पर भी जो आपकी नज़र है, भारत के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी बनने पर, वो भी लक्ष्य आप बहुत जल्दी हासिल करें। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ। नए साल की शुभकामनाएं। थैंक यू।